नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग यूनिट 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट विच इज एटेन्यूएटर्स, हम एटेन्यूएटर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो श्रृंखला का लेक्चर नंबर 1 होगा इस यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटेन्यूएटर्स के बारे में। तो एटेन्यूएटर्स में बेसिकली हम लोग यूनिट ऑफ एटेन्यूएटर में देखेंगे कि बेसिकली हम एटेन्यूएशन को किन फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटेन्यूएटर्स, एटेन्यूएटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरली पाई जाती हैं। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंपल एटेन्यूएटर्स, कुछ एटेन्यूएटर्स की हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकल। उसमें आप सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क की एनालिसिस करेंगे, फिर आपका सिमेट्रिकल पाई टाइप की एनालिसिस करेंगे, और फिर आप जो है वो सिमेट्रिकल एल टाइप की एनालिसिस करेंगे। ये आपका एनएसक्यूएफ के हिसाब से जो सिलेबस है उसमें ये आपका दिया हुए हैं टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है। इनके साथ साथ हम कुछ और भी जो मॉडर्न टाइम में एटेन्यूएटर्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट सर्किट में, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हम इन जो हमारे सिमेट्रिकल टी है, पाई है, इनके लेडर का भी जो है वो डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी सर्किट में हमको हायर एटेन्यूएशन प्राप्त करना हो और हमारे पास सिंपल टाइप के एटेन्यूएटर्स हैं, तो कैसे हम उनको जो है आपस में कनेक्ट करके और एटेन्यूएशन की प्रक्रिया करा सकते हैं। तो दिए गए टॉपिक्स के अलावा भी हम लोग कुछ और चीजों को भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए किसी एटेन्यूएटर की, वो हमको जानना होगा। तो बेसिकली जो एटेन्यूएटर्स होते हैं इनको हम पैसिव कंपोनेंट से बनाते हैं। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि पैसिव कंपोनेंट बेसिकली वह कंपोनेंट होते हैं जो किसी सर्किट में एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ पावर की एम्प्लीफिकेशन या इस टाइप का कोई अपना रोल नहीं जो है वो प्ले कर पाते हैं, उनको हम बेसिकली क्या है पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, पैसिव डिवाइसेस बोलते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा पहले से सिस्टम में पावर है, जो एनर्जी है, वो खुद इनके थ्रू क्या होती है, डिसिपेट होती है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं वर्क करते हैं, बस ये एज अ सिंक ऑफ एनर्जी जरूर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एटेन्यूएटर्स आर पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, एटेन्यूएटर्स वीकन और एटेन्यूएट द हाई लेवल आउटपुट ऑफ अ सिग्नल जनरेटर। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब जैसे एटेन्यूएटर की बात कर रहे हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कुछ चीजों को क्या हो रहा होगा, एटेन्यूएट कर रहा होगा, क्षीण कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि एलसीआर जो भी हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो भी हमको इसके इनपुट पे पावर, वोल्टेज, करंट जो भी प्राप्त हो रहा होगा उसको ये क्या कर दे, वीकन कर दे, वीक कर दे, एटेन्यूएट कर दे, उसके कुछ पार्ट को जो है वो डिसिपेट कर दे। ठीक है, तो होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पर जनरली हम लोग घरों में देखिए 220 वोल्ट का हमारे यहाँ पावर सप्लाई आता है। ठीक है, तो हमें जैसे अपने मोबाइल चार्जर में अगर डायरेक्ट हम 220 क्या कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मोबाइल कंपैटिबल नहीं है उसके। हमारा मोबाइल बेसिकली कम वोल्टेज पे चार्ज होता है। हर मोबाइल की अपनी लगभग अलग अलग, अब जो मॉडर्न मोबाइल आ रहे हैं उसमें जो है 5 से अगर 12 वोल्ट की बात करें, ठीक है, 5 एम्पियर का चार्जर यूज करते हैं, तो हर की अपनी क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो क्या करे, आने वाली जो हमारी पावर है उसके पोर्शन को एटेन्यूएट करे और हमें सिस्टम में क्या करे कि जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उतनी हमको पावर, उतना वोल्टेज, उतना करंट हमको ये प्रोवाइड कर दे। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या, एटेन्यूएटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फैन में जो हम लोग पुराने जमाने में रेगुलेटर देखते थे, बेसिकली वहां पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता था, उसका भी बेसिकली यही रोल होता था कि पावर को क्या करता था, एटेन्यूएट करता था, और फैन की हमारी स्पीड क्या होती थी, रेगुलेट होती थी। तो एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर हम बात करें तो जैसे हमारा बीटीएस के द्वारा कोई सिग्नल जो है, बीटीएस मीन्स जो आपका बेस स्टेशन होता है मोबाइल
कम्युनिकेशन में की हम बात करते हैं, तो जो हमारा ट्रांसमीटर से सिग्नल चलता है, अगर वो हमारे मोबाइल के कंपैटिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई एटेन्यूएटर सर्किट यूज करेंगे जो हाई पावर को रिसीव करे और उसको हमारे मोबाइल के कंपैटिबल बना दे। ठीक है, और हम लो पावर को जो है ट्रांसमीटर से नहीं जो है सेंड कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि पावर हमें दूर तक अगर भेजनी है तो क्षीण हो जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो इस तरीके से हमारे पास एटेन्यूएटर सर्किट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली हम क्या करते हैं, हाई लेवल आउटपुट को हम लोग क्या करें, एटेन्यूएट कर दें। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जितना हमको रिक्वायरमेंट हो उस लेवल का हम सिग्नल प्राप्त कर लें। ठीक है, इट कुड प्रोवाइड अ फिक्स्ड और एडजस्टेबल अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे रजिस्टर्स या जो भी हम अपना नेटवर्क एटेन्यूएटर में यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो है वो पर्टिकुलर जितना हमें एटेन्यूएशन चाहिए होता है उस सर्किट के द्वारा उतना एटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जा सके। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम देखेंगे कि वेरियस जो है नेटवर्क में कैसे हम अटेन्यूएशन कराते हैं, तो उनकी एनालिसिस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ अटेन्यूएटर्स के, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम चूज करते हैं जब रजिस्टर की वैल्यू को पर्टिकुलर, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कि जितना हमको रिक्वायरमेंट है एटेन्यूएशन की, हम कौन सी वैल्यू किस रजिस्टर की कितनी वैल्यू को चूज करें कि हमको पर्टिकुलर उतने अटेन्यूएशन की बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू डिस्कस देम अलोंग विद डेसिबल्स। ठीक है, अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली एटेन्यूएशन को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एक पावर इनपुट देते हैं और एक पावर आउटपुट लेते हैं, और उन दोनों के पावर्स का जो रेशियो, उन दोनों की पावर का जो डिफरेंस होता है, बेसिकली वही हमको क्या देता है कि जो है वो कितनी पावर लॉस हुई या कितना एटेन्यूएशन हुआ। ठीक है, अब एटेन्यूएशन को जब हम मेजर करें तो हो सकता है कि हमारा बहुत मिनिमम वैल्यूज पे भी काम कर रहे हो या हायर वैल्यूज पे भी काम कर रहे हो, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लॉगरिथमिक स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। वो लॉगरिथमिक स्केल हमको क्या करती है, एक यूनिफॉर्मिटी देती है। और बेसिकली होता क्या है कि जब लॉगरिथमिक फॉर्मेट में हम दो चीजों का डिफरेंस लेते हैं, जैसे हम बोलें कि log a माइनस log b, तो आप इसको लिख सकते हैं log a बाई b। ठीक है, तो इसी तरीके से log ऑफ द पावर इनपुट अपॉन log ऑफ द पावर आउटपुट, या मैं इसका रिवर्स बोलूं कि log ऑफ द पावर आउटपुट अपॉन log ऑफ द पावर इनपुट, इन दोनों का जो रेशियो होगा, क्योंकि अगर हम सेम फैक्टर का जो रेशियो लेते हैं सेम आइडेंटिटी का, तो हम बोलते हैं दीज आर यूनिटलेस। बट यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्मेट में इनका हम रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, तो और इनको हम क्या करते हैं, डेसिबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही हम इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो ये भी सीखेंगे कहाँ हम लॉग बेस 10 यूज करते हैं और कहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं लॉग के आगे, कहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, an attenuator section can also provide isolation between a source and a troublesome load। ठीक है, बेसिकली करता क्या है, कोई सोर्स हो और जो हमारा हैवी लोड है, जैसा भी लोड है, उस लोड के रिगार्डिंग कितने पावर की हमको जरूरत है, उसके हिसाब से हम पावर की जनरेशन या पावर डिसिपेशन या पावर अटेन्यूएशन की जो भी प्रक्रिया कराते हैं, उसमें एटेन्यूएटर का रोल होता है। और एटेन्यूएशन को बेसिकली जो एटेन्यूएटर्स है उनको हम इस सोर्स और जो आपका लोड है उसके बीच में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा एटेन्यूएटर है उसका रोल क्या है किसी सर्किटरी में। ठीक है, और बेसिकली यहाँ दो तीन बातें जो ध्यान देने योग्य हैं कि सबसे पहली चीज क्या, कि कोई भी एटेन्यूएटर है तो बेसिकली वो कैसा होता है, पैसिव डिवाइस होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीजों को अगर कवर करें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और गत वर्ष जो आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन होने हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो आप जो है इस सारी कंटेंट को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी इसकी एनालिसिस करिए। और जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी ऐसे पॉइंट आते हैं जो हाईलाइट करके आपको बताने हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग थोड़ा सा
ज्यादा उस पर वेटेज देते हैं। ठीक है, तो अटेन्यूएटर्स आर पैसिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस होने का मतलब है कि इनके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज हो रहा है वो पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, फिर इनकी जो यूनिट्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इसको डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा करी। ठीक है, और फिर बेसिकली होता क्या है कि ये एक कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो आपका इनपुट पे पावर सोर्स है और जो आपका लोड है उसके बीच में ये कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी में अगर बात करें अटेन्यूएटर्स की, तो बेसिकली अटेन्यूएटर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम उसको 2 साइड से उसकी एनालिसिस करते हैं, एक इनपुट लोड सोर्स साइड से और एक आउटपुट मतलब लोड साइड से। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमको कोई ऐसा सर्किट दे रखा है, ठीक है, और हमें कहा जाए कि हमें इस सर्किट की एनालिसिस करनी है, तो हम क्या करें कि आउटपुट पे कोई एक लोड Z0 कनेक्ट कर दें जिसकी वैल्यू हमको पता हो। ठीक है, अब देखिए मेन क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, अब इस सर्किट में क्या हो रहा है कि Zi एक इंपीडेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जिसके साथ आपने एक लोड Z0 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जितनी यहां पर पावर रिक्वायरमेंट इस पोर्ट पे हो रही होगी, मान लीजिए यहाँ पे आई करंट बह रहा हो, तो यहाँ पर इसके अराउंड जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इस हिसाब से I इंटू Z0 जो है यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा। अब इस वोल्टेज के अराउंड अगर हम जो है पावर फाउंड करें तो आप जानते हैं कि पावर क्या होती है, V स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ क्या है, Z0 के बराबर दी है। तो अब है क्या, मान लीजिए ये हमारा जो रजिस्टर है इतनी पावर की को ये वहन करने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, ये रजिस्टर जो है आपका बंद कर जाएगा। जैसे आपने घरों में फ्यूज देखा हो, बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि कितनी एम्पियर की कितनी वोल्टेज को, आपके घर का जो वोल्टेज है उतनी वोल्टेज को जो है वो पहले से क्या कैलकुलेट किया जाता है, कितना लोड है, और उस हिसाब से हम वहां पर बेसिकली फ्यूज वायर चूज करते हैं कि जब भी उससे ज्यादा वोल्टेज या उससे हैवी करंट का फ्लक्चुएशंस आए, हमारा फ्यूज क्या करे, बस कर जाए, फ्यूज हो जाए, और हमारा जो घर का अप्लायंसेस है, हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, वो सारे सेफ रहें। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, जनरली होता क्या है, हम लोग किसी भी वैल्यू का जो है वो वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। बट आइडियल कंडीशन की हम बात करें तो बेसिकली हमें जो वायर हम फ्यूज में कनेक्ट करें उसकी वैल्यू हमको पहले से पता होनी चाहिए कि इतना ये लोड जो है इतने रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ये सब सारी चीजें मैथमेटिकल एनालिसिस करके कैलकुलेट करेंगे, तभी आपके घर के अप्लायंसेस क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कोई सर्किट है, अब ये Z0 उतनी पावर को ये नहीं वहन कर सकता है, तो हम क्या करें, एक एटेन्यूएटर सर्किट इसके बीच में कनेक्ट कर। ठीक है, अब अटेन्यूएटर कनेक्ट कर दिया तो अटेन्यूएटर का भी अपना कुछ रजिस्टर, कुछ सर्किटरी होगी। मान लीजिए ये टी टाइप का अटेन्यूएटर है, तो कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, और यहाँ इसके जो है वो इसमें रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब चूंकि कुछ पोर्शन आपका करंट इस पाथ से भी निकल जाएगा, ठीक है, और इस पाथ से जब कुछ पोर्शन ऑफ द करंट पास कर जाएगा तो इससे जो Z0 से पास करने वाला करंट अब क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। इसके अराउंड जो वोल्टेज ड्रैग हो रहा होगा वो कुछ कम हो जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने Z0 को बस्ट करने से बचा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी सर्किट में अटेन्यूएटर का इस्तेमाल करते हैं, और वो अटेन्यूएटर कितने वैल्यू का होना चाहिए, बेसिकली वो हमें पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे दिया है कि कांस्टेंट इंपीडेंस अटेन्यूएटर इज मैच्ड टू सोर्स इंपीडेंस Zi एंड द लोड इंपीडेंस Z0। ठीक है, क्या कर रहा है कि सोर्स इंपीडेंस को मैच करा रहा है किसके साथ, लोड जो आपका लोड इंपीडेंस है Z0, Zi को Z0 से मैच करा रहा है। मैच इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि पहले हो सकता है Zi की वैल्यू हाई हो और ये हाई करंट को जो है बियर कर सकता है, लेकिन Z0 नहीं बियर कर सकता। लेकिन जब हम इसके बीच में अटेन्यूएटर कनेक्ट कर दें
ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, सर्किट को सपोर्ट करेगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसकी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इन द केस ऑफ द स्ट्रेन अलोन एटेन्यूएटर इट मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज बिटवीन द सिग्नल सोर्स एंड द लोड बाय ब्रेकिंग ओपन द सर्किट पाथ। ठीक है, जो भी हमारा सर्किट है उसमें अगर हमें एटेन्यूएशन की जरूरत है तो सोर्स और लोड के बीच में हम क्या करें, सीरीज के फॉर्मेट में हम इस एटेन्यूएटर को कनेक्ट करें। ठीक है, in addition it must match both the source impedance Zi and the load impedance Z0। ठीक है, दोनों को आपस में मैच कराने में ये काम करेगा while providing a specified amount of attenuation। ठीक है, with the कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन ये प्रोवाइड करेगा और उसके माध्यम से Zi और Z0 को आपस में कंपैटिबल बना देगा। ठीक है, in this section we will only consider the special and most common case where the source and load impedances are equal। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि जो हमारा सोर्स और लोड इंपीडेंस इक्वल वैल्यू रखें और उसकी एनालिसिस करें और फाइंड आउट अलग अलग रखें और फिर उसकी एनालिसिस करें और ये जानने का प्रयास करें कि हमें एटेन्यूएशन की कितनी वैल्यू की जरूरत है। वहां पे पावर कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वेरियस की इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं, अभी आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। अब एटेन्यूएशन में बेसिकली हमारे पास जो बहुत पॉपुलर एटेन्यूएटर्स हैं उसमें आपका टी एटेन्यूएटर है और पाई एटेन्यूएटर है। ठीक है, एल एटेन्यूएटर भी अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो एल टाइप का एटेन्यूएटर था। तो आपका टी और पाई जो है वो प्राय हमें सर्किट्स में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो टी एटेन्यूएटर और पाई एटेन्यूएटर की एनालिसिस करना एज कंपेयर टू द अदर एटेन्यूएटर टाइप थोड़ा इजी होता है और इसलिए जनरली सर्किट में ऐसे एटेन्यूएटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टी सेक्शन एंड पाई सेक्शन एटेन्यूएटर्स आर कॉमन फॉर्म्स। ठीक है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस आर द टी एंड पाई नेटवर्क शोन इन द अबव फिगर। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मेरे राइट हैंड पे पाई एटेन्यूएटर है और लेफ्ट हैंड पे जो है वो टी एटेन्यूएटर है। ठीक है, मल्टीपल एटेन्यूएटर सेक्शंस में बी कैस्केटेड व्हेन इवन वीकर सिग्नल्स आर नीडेड। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटेन्यूएटर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ये लिया कि ये हमारा एक टी एटेन्यूएटर है। ठीक है, ये टी एटेन्यूएटर 1 वाट की पावर को डिसिपेट कर पाने में सक्षम है और ठीक है, हमारे पास जो है वो 10 वाट की पावर इनपुट पे है और हमको जो रिक्वायर्ड पावर है किसी पोर्ट पे वो 5 वाट की है। तो अब हमको क्या करना है, 5 वाट का जो है वो डिसिपेशन करना होगा 10 - 5। अगर हमारे पास 1 वाट डिसिपेशन का एटेन्यूएटर है तो हम क्या करें, ऐसे 5 यूनिट्स को आपस में सीरीज में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो वही कहा जा रहा है कि इनको हम कैस्केडेड फॉर्म में भी यूज करके एक हायर वैल्यूज का मतलब और हम ज्यादा वीकर वैल्यूज सिग्नल की जहां जरूरत होती है हम उनको यहां पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा एटेन्यूएटर्स के बेसिकली जो है वो क्या क्या यूसेज हैं। ठीक है, कहां कहां इनको हम यूज कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं बेसिकली इसमें पावर रिप्रेजेंटेशन की। तो पावर रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली होता क्या है कि हम जनरली क्या है, वोल्टेज रेशियोज के फॉर्म में जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेशियोज आर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ द एटेन्यूएटर आर ऑफन एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। उनको हम डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने चर्चा किया था। द वोल्टेज रेशियो जिसको हम बेसिकली इस सर्किट के लिए के वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, के वैल्यू ऑफ द एटेन्यूएटर्स मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द एटेन्यूएशन इन डेसिबल्स। पावर रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज डेसिबल आर एडिटिव। ठीक है, द एग्जांपल एक एग्जांपल हमने लिया कि a 10 dB attenuator followed by a 6 dB attenuator provides total 16 dB attenuation। जैसा हमने बोला कि अगर हमारे पास कई सारे एटेन्यूएटर्स हैं, मान लीजिए एक एटेन्यूएटर्स था जिसमें 10 dB का जो है एटेन्यूएशन था,
एक में 6 dB का अटेन्युएशन था। अगर इनको हम सीरीज में आपस में कनेक्ट करते हैं तो टोटल अटेन्युएशन कितना 16 dB का इनसे प्राप्त होगा, ठीक है। And the power change in decibels in terms of the power ratio is represented as given dB is equal to 10 log base 10 pi upon P नॉट। अब Pi क्या है, इनपुट पे जो पावर हमने एटेन्यूएटर सर्किट पे प्रोवाइड करी, और P नॉट क्या है, P नॉट आपका वही P आउटपुट है जो आउटपुट पोर्ट पे उसके पावर आपको प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है बेसिकली वो जब डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, तो बेसिकली क्या है, हम इनको 10 dB 10 log बेस 10 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं जब हम पावर के फॉर्म में इनका रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली है क्या कि Pi आपका इनपुट पावर है और P नॉट आपका आउटपुट पावर है, दोनों का रेशियो का लॉगरिथमिक किसमें बेस 10 में लिया है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डीबी फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पावर के रेशियो का। अब आप मैथमेटिकल एनालिसिस जब आप केवीएल केसीएल या टू पोर्ट नेटवर्क आप जब पढ़ रहे थे तो वहां देखा था जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, या बेसिक लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम वोल्टेज करंट और वोल्टेज रजिस्टर या करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू के फॉर्मेट में जो है हम पावर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके हमने कंसीडर किए हैं कि किसी पावर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आउटपुट पे जो हमारी पावर है उसकी वैल्यू को जो है P इज इक्वल टू VI मतलब वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उसी सर्किट में पावर अगर जो है हमको वोल्टेज की वैल्यू पता है और रजिस्टर की वैल्यू पता है तो P इज इक्वल टू V²/R हो सकती है, ठीक है। और सेम सर्किट में अगर हमको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं I²/R। तो ये जो हमारे पास 3 फॉर्मेट हैं किसी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम रेशियो आपका इनपुट पे भी वैलिड होगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा Pi इज इक्वल टू VI इंटू II, ठीक है। फिर आपका इनपुट पे अगर वोल्टेज और रजिस्टर है तो क्या हो जाएगा Pi इज इक्वल टू VI²/R, ठीक है। और अगर आपको करंट और रजिस्टर पता है तो Pi इज इक्वल टू II² इंटू R, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट हमारे पास जो है हमको मिल गए किसी जो है वो सर्किट में अक्रॉस द किसी लोड के आपको पावर कैलकुलेट करने की, ठीक है, कि उसकी पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब हमें पावर रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू VI से भी कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V²/R से कर सकते हैं, और P इज इक्वल टू I² इंटू R से कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट जैसा अभी हमने पढ़ा कि डेसिबल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों पावर कितनी इनपुट पे हमने पावर दी और पावर आउटपुट पे क्या मिली उसका रेशियो लिया, फिर उसका लॉग लिया, किसमें लिया बेस 10 में लिया। ये ध्यान रखिएगा लॉग बेस ही और बेस 10 में अंतर है। तो यहाँ पर क्या है बेस हमारा 10 है और इसको 10 से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डीबी की वैल्यू आ गई, ठीक है, किसी एटेन्यूएटर की, कि कितना इसमें एटेन्यूएशन कितने डीबी का हुआ तो आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब आप एक चीज और जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम Pi को जो है वो किसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें, आपका जो पावर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज और रजिस्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर Pi की जो वैल्यू आई आपकी, Pi की वैल्यू को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो Pi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Pi इज इक्वल टू VI²/R, ठीक है, VI²/R, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं P नॉट को रिप्रेजेंट करूं तो P नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा मार्कर इस पे चलाना टफ टास्क है। तो P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज आउटपुट मतलब V0²/R, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या R का टर्म दोनों में कॉमन है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो आपको दोनों का रेशियो बचेगा वो क्या मिल जाएगा VI²/V0² मिल जाएगा। और उसका अगर हम लॉग बेस 10 में जो है उसको ले लें लॉगरिथमिक,
और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मैं करंट की जगह जो है वो अब इस dB को जो है मैं वोल्टेज में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। और एक चीज यहां ध्यान देने की जरूरत है, जो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू R का सेलेक्ट करी है, वो चाहे आप इनपुट साइड से पोर्ट को देख रहे हो, ठीक है, आपका जो ब्लैक बॉक्स है, जो नेटवर्क है, उसको आप चाहे इनपुट साइड से देख रहे हो और चाहे आउटपुट साइड से देख रहे हो, जो रजिस्टर की वैल्यू, मतलब जो इसका सर्किट का इंपीडेंस है, वो उसकी वैल्यू क्या आपने मान रखी है, R मान रखी है। अगर ऐसी सर्किट ना हो, अगर ये सिमेट्रिकल सर्किट नहीं होता, तो क्या होता, आप जब इसमें इनपुट साइड से देख रहे होते तो जो आपको Zin की वैल्यू मिलती वो कुछ और मिलती, ठीक है, और यहीं पे जो आप आउटपुट पोर्ट से इसको देख रहे होते तो Z0 की वैल्यू आपको क्या मिलती, कुछ और मिलती, जो Zin के बराबर नहीं होती। तो आप कहते कि ये नेटवर्क ऐसा है, असिमेट्रिकल नेटवर्क है। और असिमेट्रिकल के केस में हम इस टाइप की एनालिसिस नहीं कर पाते, हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स की बात कर रहे हैं। और सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स में क्या है कि हम दोनों तरफ से जो इंपीडेंस आपका Zin और Z0 है, वो दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ R कंसीडर कर रखा है, और इसीलिए ये फार्मूला, हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में सफल हो पा रहे हैं कि इसको पावर के फॉर्मेट में तो रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब उस पावर को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों का रेशियो ले रहे हैं और दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कैंसिल हो जा रही होगी, ठीक है। अगर ये अलग अलग होता तो PI में जो VI² बाई R नहीं आता, फिर क्या आता, RI आता, ठीक है। ऐसे ही आपका आउटपुट पे पावर क्या आती, P0 इज इक्वल टू V0² बाई I0। अब यहाँ पे RI और R0 ये जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल हो, तो ये कैंसिल क्या हुआ, नहीं हो पाते। किस केस में, असिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में, ठीक है। तो ये जो हम एनालिसिस बेसिकली कर रहे हैं, हम जो है वो सिमेट्रिकल टू पोर्ट एटेन्यूएटर या सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर को कंसीडर करके कर रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मेट, ये इक्वेशन यूज करने में सक्षम है, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम इसको करंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेम आपने देखा था कि जो आपका वो पावर का रिप्रेजेंटेशन था वो करंट के फॉर्मेट में भी I²R था, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। तो जो 10 log/10 PI/P0 था, उसको हम जो है करंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऊपर I² और नीचे जो है I0² का टर्म आएगा, और दोनों में R इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा और R क्या होगा, कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम किसी एटेन्यूएटर की dB वैल्यू को पावर के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करंट के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही अगर इस एनालिसिस को हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, ठीक है, इस एनालिसिस को और अगर हम समझने का प्रयास करें, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लॉग का फॉर्मेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो अगर हमारे पास वैल्यू है log 8⁵ ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, B इंटू log A, ठीक है। अभी हम इसके बेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बेस 10 भी हो सकता है और बेस E भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या है कि जो पावर होती है वो पावर क्या होती है, इसके बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएं तो आप देखें कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म में VI का स्क्वायर है और अपॉन V0 का स्क्वायर है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10 log/10 VI अपॉन V0 का होल स्क्वायर, ठीक है। VI अपॉन V0 का होल स्क्वायर अगर ये वैल्यू होगी, और होल स्क्वायर अगर वैल्यू हो गई, तो क्या होगा कि इसके होल स्क्वायर को आप सेम इसी फार्मूले से जो आपने देखा कि log/10 8⁵B है, B को बाहर आप क्या मल्टीप्लाई करिए, बाहर इसके आप इसको 2 को ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 20 के फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है।
कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? पहले से आपका यहाँ पे 10 है, कौन सा 10? ये वाला, ठीक है। और उस 10 के साथ में जो पावर आपकी आई बाहर, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? अब क्या है? 10 इंटू 2 लॉग वी आई अपॉन वी नॉट, ठीक है, वी आई अपॉन वी नॉट। अब ये क्या हो जाएगा? 20 लॉग वी आई अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो क्या आपने देखा कि आप लोग जनरली जब सर्किट की एनालिसिस करते होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपने देखा होगा कि जनरली आप लोगों को कहीं पे 20 लॉग समथिंग कर लेना पड़ता था, कहीं आपको 10 लॉग लेना पड़ता था। तो वहां पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज होते रहे हों। आशा करता हूं कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जहां पावर का रिप्रेजेंटेशन है वहां हम क्या लेते हैं? डीबी में रिप्रेजेंटेशन में 10 लॉग, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जहां वोल्टेज के फॉर्मेट में जो है वो डीबी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहां हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 10 और 20 से क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्योंकि 10 लॉग बेस 10 आप पावर जो लेते हैं और उसको जब हम वोल्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप पावर के रिप्रेजेंटेशन में देखे थे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है। और यही जो V के ऊपर आपका स्क्वायर पार्ट है, ये बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है लॉग में, और इस तरीके से आपका 10 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 20 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी वोल्टेज के फॉर्मेट में हम लोग डीबी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां हम लोग क्या फॉर्मेट यूज करते हैं? 20 लॉग V2 वी आई अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कहाँ आप 10 लॉग फॉर्मेट यूज करते हैं और कहाँ आप लोग 20 लॉग फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत चीजें डिस्कस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी किसी अटेन्यूएटर को जानने के लिए, ठीक है। उसमें आपने देखा अटेन्यूएटर सर्किट होता क्या है, अटेन्यूएटर कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं, अटेन्यूएटर किन किन कंपोनेंट से बने होते हैं। वहीं पे जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि अटेन्यूएटर पैसिव कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम कैस्केड में जब कनेक्ट करते हैं तो इनके जो हमारा डीबी वैल्यूज है उनको आपस में ऐड किया जा सकता है, और कई नंबर ऑफ अटेन्यूएटर्स को मिला के हम एक बड़े साइज के अटेन्यूएशन की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अटेन्यूएटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में हम लोगों ने वो समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेन्यूएटर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग टी सेक्शन अटेन्यूएटर से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।